नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के इस धमाकेदार सेशन में कवर करने वाले हैं महेश बर्नवाल सर की ज्योग्राफी के बुक से टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में सम्मिलित किए गए हैं वो काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम सेशन का, शुरुआत कर देते हैं। सेशन का मेन उद्देश्य है आपका रिवीजन। हाँ साथियों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इस बुक को पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से इस सेशन को बनाया गया है कि आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का वर्ल्ड में कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल भारत का? तो 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में पाए जाने वाली जलवायु साथियों मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? यानी इसमें आपसे कुछ भी पुरुष महिला कुछ नहीं पूछा है, टोटल साक्षरता टोटल लिटरेसी पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 73%। जैसे ही आपसे पूछते भारत की कुल पुरुष साक्षरता कितनी है, यानी मेल लिटरेसी कितनी है, मेल लिटरेसी की बात जब भी करेगा तो 80.9% है साथियों। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए आपकी भारत की फीमेल लिटरेसी कितना है। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं साथियों तो आपको कमेंट में आपको आंसर देना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? जहां साथियों भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। ना तो चाइना के साथ लगता है, ना पाकिस्तान के साथ लगता है, बल्कि किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। याद रखना है आपको कितना सीमा है, यानी कितना बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो 4096.7 किलोमीटर। अगर आपको ये पूछ दे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, तो वो होगी चाइना का। भारत जो है दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ और सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? अब पूछ रहा है आपसे छोटी स्थलीय सीमा, सबसे छोटा बॉर्डर किस देश के साथ भारत शेयर करता है? तो अफगानिस्तान के साथ साथियों 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर साथियों ये शेयर करता है अपना बॉर्डर। अगला है, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमांकन यानी बॉर्डर जो है उस लाइन को, कौन सी लाइन जो है भारत और चीन को डिवाइड करता है, तो उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका आंसर होगा भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न साथियों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी आपको उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो उसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश साथियों म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नंबर है मिजोरम का जो कि 510 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कुल 4 राज्य भारत के हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड साथियों। अब बाकी का डाटा आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं पाक जल मरुमद। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे नीचे पाक जल मरुमद बोलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम साथियों रांची के दक्षिण पश्चिमी पठार से होता है। जी हाँ साथियों, स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में रांची के दक्षिण पश्चिमी पठार से इसका ओरिजिन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है? ये तो आपको जानना ही चाहिए। भारत का राष्ट्रीय बाघ है सत्यमेव जयते। कई बार आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, मूवी भी आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जब आए तो आपको बताना है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगर एंथम की बात आएगा तो एंथम कौन सा है? जो एंथम है, नेशनल एंथम, वो है जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? जो पोर्ट्स हैं भारत में, जो बिग पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स हैं, उनकी संख्या आपसे पूछ रहा है तो वो है 13। आपको याद रखा है, ये संख्या बार बार पूछा जाता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पहले हमने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है।
ओके, हमने क्षेत्रफल प्रतिशत देखा था 2.4%। अगर नंबर पूछे तो 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा है। भारत का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों, भारत में बाघों को संरक्षण के लिए यानी बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है फिर रेखा से है। रेखा, आपने अभी मैकमोहन रेखा पढ़ा था भारत और चाइना के बीच में, अब आपको आ गया डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा भारत इसके साथ सीमा शेयर निर्धारित करता है। तो निर्धारण जो है डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करता है। अगला साथियों रेखा से ही है रेड क्लिफ रेखा। ये तीनों रेखा काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, वहीं डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अखबारी कागज कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अखबारी कागज बनाने के लिए नेपा नगर कारखाना सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? एक तो मैं बता दूं कि यह तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि नेपा नगर कारखाना का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर का संबंध है अखबारी कागज बनाने से। अखबारी कागज बनाने से, समझ में आ रहा है? अखबारी कागज बनाने से। आगे चलिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती उद्योग। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? तो साथियों पूर्व का बोस्टन, अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि वहां पर सूती वस्त्र काफी मैन्युफैक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पूर्व का वेस्टर्न। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है, एक चीज मैं बता दूं कि सूती उद्योग रेलवे के बाद सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है भारत में। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती उद्योग है। वहीं भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? तो अहमदाबाद को बोला जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, माफ कीजिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल साथियों जूट को बोला जाता है। अब जूट को क्यों बोला जाता है? 1855 में पहला जूट मिल बंगाल में ही खोला गया था, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है, दैट्स व्हाई गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल बोला जाता है जूट को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है स्टार्टअप इंडिया अभियान, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों स्टार्टअप इंडिया अभियान की जो शुरुआत है 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसका उद्देश्य आपको जानना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या था? स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था नए उद्यमों को वित्तीय मदद देना, यानी फाइनेंस करना, और उद्यमियों व रोजगार को सृजन करना, उसको प्रोत्साहित करना, यही था स्टार्टअप इंडिया का अभियान। तो कब शुरुआत किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। चलिए स्टैंड अप इंडिया अभियान, स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इट वॉज स्टार्टेड 15 अगस्त 2015। स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत साथियों 15 अगस्त 2015 को किया गया था। अब 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया अभियान का शुरू किया गया था। ये क्यों किया गया था? यह भी आपको अंतर, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत जो है साथियों ये इसलिए किया गया था ताकि इसके अंतर्गत बैंक जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लोन उपलब्ध करा सके। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध कराना, किसको? महिला को, एससी को, एसटी को। यही था उद्देश्य स्टैंड अप इंडिया अभियान का, जो कि 15 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और बाकी अगला तो आपको मालूम है मेक इन इंडिया अभियान। मेक इन इंडिया का तो आपको मालूम है कि पूरा जो है आपको औद्योगिक हब के रूप में भारत को विकसित करना, देश को एक औद्योगिक बाजार के रूप में विकसित करना ही मेक इन इंडिया का उद्देश्य था। यह शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। तो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और चूंकि और इसमें बदलाव हुआ है संख्या में, इसलिए आपसे पूछे जाने की संभावना है। भारत में महारत्न कंपनियों, देखिए जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत में, उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, राइट? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो टोटल जो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो पहले इट वाज 9, नाउ इट इज 10, राइट? तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या अब 10 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादक करता विश्व में, राइट? विश्व में। तो भारत, चूंकि अब इसमें बदलाव आया, पहले ब्राजील था, राइट? लेकिन अब भारत बन चुका है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और बड़ा उत्पादक करता भी। इसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों आपको मालूम होगा कि भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1953 को स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का रेलवे नेटवर्क के मामले में विश्व में कौन सा स्थान आता है? साथियों तो भारत में जो रेलवे नेटवर्क है वो विश्व में चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला प्रश्न है, कई बार ये NH7 वाला प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले ईयर का प्रश्न उलट के देख लीजिए, चाहे बीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी में पूछा जा चुका है ये। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के किन 4 महानगरों को जोड़ती है? एक तो प्रश्न यह बन गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मैं बता दूं कि 4 महानगर मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। It was started during the Atal Bihari Vajpayee in 2001 and completed during the Congress 2012, right? अगला देखिए, अगला है, देश में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो देश में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना स्थापित किया बेंगलुरु 1940 में, माफ कीजिएगा, बेंगलुरु 1940 में। और पहला जो वायुयान निर्माण करता था वो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न आपके लिए वो ये कि एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत खुल रहा है, प्रश्न पूछेगा आपसे, एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड, एशिया का पहला, तो एशिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में रेल पहिया, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, बिहार में रेल पहिया कारखाना कहां स्थित है? तो छपरा में है साथियों, रेल के पहिया बनाने का काम करता है छपरा वाला रेल कारखाना। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल का इंजन बनाने का कारखाना कहां है? तो 2 जगह है, मढ़ौरा और मधेपुरा में। अगला प्रश्न है, चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना कहां है? तो चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना जो है साथियों पश्चिम बंगाल में है। अगला है पेराम्बूर, कई बार पूछा जा चुका है, पेराम्बूर ध्यान दीजिएगा, पेराम्बूर जो रेल कोच फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में है। 2-3 बार बोलिए, याद रहेगा आपको जगह। चलिए अगला देख लेते हैं, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? साथियों एक चीज बता दूं कि सागरमाला परियोजना जो है इसका उद्देश्य था कि देश के सभी बड़े बंदरगाहों को आपस में जोड़ना, एंड इट वाज स्टार्टेड 15 अगस्त 2003, राइट? ये 15 अगस्त 2003 में इसको शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका तो पूछिए मत, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, राइट? अगला देखिए, अगला है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो एक चीज ध्यान देना है, कांडला बंदरगाह के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है, और यह है गुजरात में। अगला आपने देखा था कि कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, और उसमें आपसे कांडला पूछ रहा है, तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात में है। अगला प्रश्न देखिए, फिर बंदरगाह से ही है, यहां पर शामिल किया गया है इंपॉर्टेंट, वो है इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई वाला बंदरगाह। मुंबई वाला जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कहां है, ये भी मुंबई में है, लेकिन इसका नाम है नाहवा सोबा, और ऑब्लिक में आप जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोल सकते हैं, राइट? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो प्राकृतिक सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कृत्रिम दोनों मुंबई में है। एक मुंबई पोर्ट है, दूसरा नाहवा सोबा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सेवराई पहाड़ियां कहां स्थित है? तो सेवराई पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला साथियों तमिलनाडु में ही है। तो सेवराई की पहाड़ियां, नीलगिरी पर्वतमाला दोनों तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए, आपको मालूम होगा, अगर इंडिया का मैप आपने कभी देखा होगा, पोस्ट देखे होंगे, तो इंडिया के मैप में आप दोनों तरफ देखोगे, एक तरफ पूर्वी घाट है, दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, तो दोनों का कहीं ना कहीं तो मिलन होगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये दोनों कहां पर मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। चलिए आगे देख लेते हैं, डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटा चोटी जो है वो भी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में। अब मान के चलिए साथियों, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी अच्छा फील करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? तो भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति कुडप्पा, धारवाड़ श्रेणी और आग्नेय शैलों से होती है। और फिर से मैं बता दूं कि भारत में लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है वो होती है कुडप्पा, धारवाड़ और आग्नेय शैलों से। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? लौह अयस्क आयरन ओर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले बच्चे वो समझ लें, आयरन ओर बोलते हैं। तो आयरन ओर 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट,
राइट। तो 4 याद हो गया, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे अच्छा जो किस्म है वो होता है मैग्नेटाइट, वही सबसे निम्न कोटि का जो किस्म होता है वो होता है सीडेराइट। तो याद रखिएगा, लोहे में 4 प्रकार का आयरन ओर होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। जैसे मैग्नेटाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, माफ कीजिएगा, लौह अयस्क होता है, और सीडेराइट जो होता है वो सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क होता है, आयरन ओर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये तो हमने कवर कर लिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है। याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट पाया जाता है कुडप्पा, धारवाड़, लौह अयस्क जो टोटल है ओवरऑल लौह अयस्क कुडप्पा, धारवाड़ और अग्नि में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ पार्टिकुलरली आपसे बात कर रहा है कि मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, तो वो है कर्नाटक के धारवाड़ और कुडप्पा श्रेणियों में। ये धारवाड़ और कुडप्पा शैल में कर्नाटक में पाया जाता है मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का, अभी तक आपसे पूछा था मैग्नेटाइट का, लेकिन आप पूछ रहा ओवरऑल लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा। उत्पादक राज्य, देखिए रिजर्व और उत्पादक राज्य में दोनों में अंतर होता है। रिजर्व कहीं और हो सकता है, लेकिन उत्पादक राज्य अंतर हो सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछे तो ओडिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लौह अयस्क का 52%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है 16%। भारत में छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैलाडीला, तो याद रखिएगा यह कीवर्ड है आपके लिए। बैलाडीला का संबंध जो है हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। हेमाटाइट लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। किस लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए। कौन सा लौह अयस्क, तो हेमाटाइट। अगला देखिए, ये जो बताने जा रहा हूं ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेल्लारी हॉस्पेट, क्या बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र जो है, जो कि सुंदर पहाड़ियों, कर्नाटक में ही है बेल्लारी हॉस्पेट। कर्नाटक के राज्य में बेल्लारी हॉस्पेट पड़ता है, जहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है सुंदर पहाड़ियां, और वो फेमस है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। इतना याद रखना। और इसके आगे वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, बाबा बुदन। इससे भी ज्यादा मैं बता रहा हूं, बेल्लारी हॉस्पिटल से ज्यादा बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कि हेमाटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, वो किस राज्य में है साथियों, यह भी कर्नाटक में है, और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में है। याद रखिए, अगर जिला पूछ दे कि बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कि हेमाटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, कहां पर है, तो कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो खेतड़ी का जो खान है, कई बार आप आरपीएससी देख लीजिए, राजस्थान पीसीएस का देख लीजिए, या बीपीएससी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, तो तांबे के लिए इनमें से कौन सा जगह मशहूर है, ऐसा करके प्रश्न पूछेगा। तो राजस्थान का खेतड़ी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलना नहीं है, भूलना बना है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति बोले तो ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति जब भी दिमाग में आए तो दुग्ध उत्पादन, बर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है बर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति जिससे ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर में भारत का कौन सा स्थान है। तो साथियों, चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर आता है रेशम उत्पादन में, सेरीकल्चर में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। साथियों, आपको मालूम होगा कि 1966 के आसपास भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ था, और इसमें एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो एमएस स्वामीनाथन। लेकिन अगर सिर्फ आपसे यह पूछ दे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक सबसे पहले नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाना जाता है। इसको नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाना जाता है। यही है जो जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया। और भारत में अगर सबसे ज्यादा जो योगदान जाता है वो है एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। यानी पूरा मिट्टी जो भारत में पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी का प्रकार है, आपने पढ़ा होगा, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब पढ़ा है ना आपने। चलिए आगे देख लेते हैं, किस मिट्टी का निर्माण। मैं बता दूं साथियों, फिर से मैं आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, कि जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो एक वैल्यूएबल वीडियो मिस कर देंगे आप। मान के चलिए एक काफी वैल्यूएबल वीडियो है आपके लिए, एक बार जरूर इसको कवर कर लीजिए। किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा मिट्टी बना जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और उस जब ज्वालामुखी का विस्फोट ठंडा हो गया तो उसके ठंडे होने से जो लावा जो ठंडा हो गया उससे एक मिट्टी का निर्माण हुआ, तो वो है काली मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी से प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैक्सिमम जो प्रश्न है आपको काली मिट्टी से, क्योंकि यहीं पर प्रश्न बनता है। तो किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के निकलने से हुआ, के लावा से के ठंडा होने से हुआ है, तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कपासी मिट्टी इसलिए क्योंकि कपास की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है साथियों, वो है काली मिट्टी। कौन सा, काली मिट्टी।
अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी साथियों, रेगुर मिट्टी बोला जाता है काली मिट्टी को। एक तो प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में आपके। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। तो रेगुर जब भी दिमाग में आए रेगुर तो काली, कपासी मिट्टी काली, और ज्वालामुखी विस्फोट के से निकलने वाले लावा से ठंडा होने से कौन सी मिट्टी? तो काली, राइट। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी का विकास है, काली मिट्टी ही सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इससे क्या समझते हैं? काली मिट्टी को कहा जाता है। प्रश्न तो आपका आंसर जान लिए, काली मिट्टी को, लेकिन क्यों कहा जाता है? साथियों एक चीज मैं बता दूं कि जब ये काली मिट्टी जब गीला होता है तो चिपचिपा हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये सूखता है तो इसमें दरार पड़ जाता है ना, फट जाता है, ये अपने आप जो है इसमें दरार पड़ जाता है। दरार पड़ने के कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। और आज का साथियों लास्ट प्रश्न है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। किस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है? साथियों तो लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी को ही कहा जाता है, लाल और पीली मिट्टी दोनों कहा जाता है लाल मिट्टी को। तो ये तो था आपका आज का टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चन। फिर से अगला सेशन में आपसे हम मिलेंगे, तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।